एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम प्रोजेक्ट वर्क पर काम करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है इस पर बात करेंगे। तो देखिए, प्रोजेक्ट वर्क को लेकर के बहुत सारे मन में स्टूडेंट्स के ख्याल आता है कि प्रोजेक्ट वर्क क्यों होता है, प्रोजेक्ट वर्क का क्या परिप्रेक्ष्य है। प्रायः स्टूडेंट्स के मन में ये विचार रहता है कि ये एग्ज़ाम्स के टाइम पर ही इस प्रोजेक्ट वर्क का ज़रूरत पड़ता है नंबर्स गेन करने के लिए। जो प्रोजेक्ट वर्क हुआ, असाइनमेंट हुआ, उसको इसी से जोड़ करके प्रायः स्टूडेंट्स देखते हैं। लेकिन इस भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूँ। पहले तो आप ये जान जाइए कि प्रोजेक्ट वर्क एक्चुअली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहाँ पर स्टैंड करती है, ये आप जानें। देखें, जैसे कि आप मस्तिष्क को समझ पाएँ अगर, तो मस्तिष्क की विविध आयाम हैं, मस्तिष्क के विविध पक्ष हैं। मस्तिष्क बहुत तरह से काम करता है। इसके सीखने समझने की प्रक्रिया बहुत विचित्र और बहुत जटिल है। यह बहुत सारी चीज़ों को बहुत विविध तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, बहुत सारी चीज़ों के प्रति। तो ये पूरा जो टीचिंग का प्रोसेस होता है, उसमें आप टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में मस्तिष्क की जितने भी आयाम हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मस्तिष्क के पहलू हैं, उन सभी पहलुओं को छूते हैं, उन सभी को सेंसिटाइज करते हैं, ताकि हमारा लर्नर अच्छे से सीख सके और हमारा टीचर उसको अच्छे से सिखा सके। बहुत सारी चीज़ें एक बच्चा एक विधि से नहीं समझता, दूसरी विधि से समझता है, दूसरी से नहीं समझता, तीसरी विधि से समझता है। क्लास के बहुत सारे बच्चे हर बात को एक विधि से न समझ के दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं ऐसे आप तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो टीचिंग का पूरा विविध एस्पेक्ट है, वह ऐसे ही है जो मस्तिष्क की प्रवृत्तियाँ हैं, उनको ध्यान में रख करके। जैसे देखें, जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण प्रविधियां हैं, शिक्षण स्ट्रेटजीज़ हैं, वे क्या हैं। स्ट्रेटजीज़ शब्द का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि हमें एक स्ट्रेटजी रखनी ये है कि हमारा लर्नर पूर्ण रूप से उसका मस्तिष्क को हम सेंसिटाइज करके लर्नर्स को जो सिखाना चाहते हैं वो सिखा सकें। ये होलिस्टिक अप्रोच जो है, जब होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के टीचिंग करते हैं तो स्ट्रेटजी शब्द का प्रयोग वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। हम स्ट्रेटजी शब्द कहते हैं कि शिक्षण स्ट्रेटजी, शिक्षण की नीतियाँ, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, तब ये परिप्रेक्ष्य में बात की जाती है। देखिए, शिक्षण की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, प्रविधियाँ हैं या नीतियाँ हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं। सामान्य रूप से देखिए, जो बहुत प्रचलित रही है वो व्याख्यान विधि रही है, जिसे आप लेक्चरिंग मेथड कहते हैं। लेक्चर देने से आप क्या समझते हैं कि क्या लेक्चर सुन करके आपको सारी बात समझ में आ सकती है, या हर किसी को किसी भी बिंदु पर केवल लेक्चर दे देने से सारी बात नहीं क्लियर हो जाती है। डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि का भी प्रयोग करते हैं। जो चीज़ें आप देख लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट हो जाती हैं, वो आपको समझने में कुछ लेक्चरिंग मेथड की तुलना में ज़्यादा सहायक होती हैं। अब इन दोनों को जोड़ करके एक विधि बनाई जाती है, व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। यानी व्याख्यान भी चल रहा हो और चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसे कहते हैं लेक्चरिंग कम डिमॉन्स्ट्रेशन विधि या लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है लर्नर को सेंसिटाइज करने का, उसके माइंड को सेंसिटाइज करने का। पूरा बात आप मस्तिष्क की विविध प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके ही समझें, यह बहुत ज़रूरी है। फिर अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। देखें, कुछ ऐसी विधियों का नाम हम यहाँ ले रहे हैं, उनके जो खोजकर्ता हैं या प्रतिपादक हैं, जिनके नाम को इन विधियों का श्रेय दिया जाता है उसका, क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी बहुत पूछा जाता है ये अक्सर। तो अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड को प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने जो है कि इस विधि का प्रतिपादन किया था। और प्रायोजना विधि, जिसे या परियोजना विधि भी कहते हैं, इसे ही प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक का है। तो इस विधि पर फोकस होकर के हमें आज का पूरा लेक्चर पर बात करना है। तो देखें, और अन्य विधियां क्या हैं। दत्त कार्य या असाइनमेंट जिसे कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात की जो प्रश्नोत्तर विधि है वो आपने बहुत ही सुन रखी होगी। खोज विधि, ये जे.एस. ब्रूनर को ये विधि समर्पित की जाती है कि जे.एस. ब्रूनर का है। अभिक्रमित अनुदेशन
अनुदेशन की जो विधि है ये स्किनर और क्राउडर के नाम से जो है कि ये विधि का श्रेय उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से कई विधियां हैं, कई और विधियां हैं जिनका हम उल्लेख नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत लंबा चला जाएगा, उधर ही डाइवर्जन, हमारा तो फोकस प्रायोजना पर है। कुल मिला के मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि प्रोजेक्ट विधि ये कोई नंबर प्राप्त करने के लिए एग्ज़ाम में प्रोजेक्ट बनाने का मसला मात्र नहीं है। असाइनमेंट जैसे कोई एग्ज़ाम में नंबर पाने के लिए जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं उसमें मार्क्स पाने के लिए ये कोई एक मेथड नहीं है या एक पहलू नहीं है कि मार्क्स स्टूडेंट्स को कैसे प्रोवाइड करें, कैसे दें, तो उसके लिए हम उनसे प्रोजेक्ट कार्य करवा लें, असाइनमेंट उनसे करवा लें। दीज आर नॉट फॉर दैट पर्पज़ ओनली। ये पूरा का पूरा जो मसला है वह यह है कि मस्तिष्क की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनको सेंसिटाइज करके हम स्टूडेंट्स को बेस्ट लर्निंग इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है प्रोजेक्ट विधि भी। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान में आ गई होगी। अब जो दूसरी बात हम आपके साथ मुख्य रूप से साझा करना चाह रहे हैं वह यह कि अब आप जब यह जान गए कि प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, यह सामान्य रूप से क्या होती है, अभी तो आप ये जाने नहीं कि प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, सिर्फ आप यह जान पाए हैं कि उसके बारे में जो आपकी धारणा है कि यह एग्ज़ाम्स में इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स गेन करने के पहलू में एक चीज़ है, ऐसा आपका भ्रम नहीं होना चाहिए। उस भ्रम को दूर करने में मैं सफल हुआ होऊंगा, ये चीज़ बताने के पीछे परिप्रेक्ष ये था। पहले तो आप अगर डीएलएड स्टूडेंट्स हैं या बीएड के स्टूडेंट हैं या ऐसे ही किसी कोर्स के स्टूडेंट हैं, यानी आप भावी शिक्षक हैं समाज के, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोजेक्ट जो है वह क्या है, वह टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का एक हिस्सा है। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग किलपैट्रिक की ही परिभाषा के माध्यम से इसको देखते हैं। तो देखिए हम लोग जो है किलपैट्रिक महोदय के अनुसार देखते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के लिए किलपैट्रिक महोदय ने जो परिभाषा दी है उसमें वो कहते हैं परियोजना या प्रोजेक्ट वह कार्य है, वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। यानी यहाँ पर दो तीन बातें आ गई, एक तो आ गया लक्ष्य और क्रिया, यानी यह लक्ष्य पूर्ण क्रिया है, यह एक लक्ष्य या उद्देश्य से भरी हुई क्रिया है। फिर इसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में कार्य को किया जाता है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक वातावरण का होना आवश्यक है और पूर्ण संलग्नता के साथ, यानी यहाँ पर लर्नर जो है वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो करके, लर्नर इटसेल्फ इज़ फुल्ली इन्वॉल्व, उसको कहीं से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता किया जाता है, बल्कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर रहा होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो यह लक्ष्यपूर्ण क्रिया है और स्वतंत्र सामाजिक वातावरण में की जाती है। अच्छा, स्टीवेंसन महोदय ने भी इसको परिभाषित करने की कोशिश की और उन्होंने क्या कहा, दोनों ही परिभाषाओं को देखेंगे तो आपको लगभग एक ही जैसी बात समझ में आएगी। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है, यह कार्य है लेकिन कैसा है, इसके मूल में समस्या है, यानी किसी समस्या का समाधान करने के लिए किया जाने वाला कार्य प्रोजेक्ट है, यह कह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इस समस्या मूलक कार्य को स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करते हैं, यानी इस समस्या मूलक कार्य का समाधान करने के लिए हम स्वाभाविक परिस्थिति का मतलब ऐसी परिस्थिति जो सहज हो, स्वतंत्र हो, स्वभावगत तरीके से हो, उसमें बाहर हस्तक्षेप का जो प्रभाव है वो न्यूनतम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखें लर्नर को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है,
टीचर प्रभावित करता है, यानी टीचर का हस्तक्षेप प्रोजेक्ट वर्क में न्यूनतम होगा। वह केवल इंस्ट्रक्टर की भूमिका में होगा, सहायक की भूमिका में होगा। प्रोजेक्ट के संदर्भ में यह बात भी इसी परिभाषा के अंतर्गत स्वयं निहित हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो प्रोजेक्ट क्या होता है परिभाषा के माध्यम से आप समझ गए। अब देखें, इस परिभाषा के साथ जो निहितार्थ निकल कर के आता है वह यह है कि प्रोजेक्ट वर्क जो है वह सामान्यतः कुछ सिद्धांतों पर आधारित होगा। प्रोजेक्ट इस प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क के कुछ सिद्धांत हैं या कुछ सिद्धांतों पर आधारित होगा हमारा प्रोजेक्ट वर्क। हमारा प्रोजेक्ट वर्क यानी कोई भी प्रोजेक्ट वर्क कुछ बेसिक फंडामेंटल इसके प्रिंसिपल्स हैं जिन पर प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड होता है। तो पहला तो आपने देखा कि यह उद्देश्यपूर्ण कार्य है, यानी उद्देश्यता का सिद्धांत। प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होगा, बिना ऑब्जेक्टिव के कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर पूर्ण संलग्नता या सामाजिक वातावरण का या सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत। फिर ये स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये स्वतंत्रता का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र वातावरण में, स्वतंत्र परिस्थितियों में ये किया जाता है। फिर देखें, यह क्रिया है, क्रियात्मकता का सिद्धांत, यानी यहाँ पर लर्नर बहुत एक्टिव रहेगा, बहुत सक्रिय रहेगा, है ना। फिर जो बात है वह है वास्तविकता का सिद्धांत और मौलिकता का सिद्धांत। तो इस प्रकार से आप जो है देखते हैं कि कुछ इस तरह के सिद्धांतों पर आधारित आपकी प्रोजेक्ट वर्क होता है। और अगर देखें तो उपयोगिता भी इसमें एक बड़ा पक्ष है कि कोई सा भी प्रोजेक्ट जो आप काम कर रहे हैं वह कोई उपयोगी कार्य होगा, उसका भी इसमें मसला जुड़ा रहता है। यानी ये कुछ बेसिस हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पर आधारित कोई प्रोजेक्ट कार्य हम चिन्हित करते हैं और लेते हैं और प्रोजेक्ट कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जो सिद्धांत हैं उन्हें कैसे किसी एक सामान्य प्रोजेक्ट फाइल में संपादित करते हैं, क्योंकि कोई सी भी जो प्रोजेक्ट आप करेंगे उसका आप प्रस्तुतिकरण एक फ़ाइल के रूप में करेंगे। तो प्रोजेक्ट फाइल जो बनती है क्या वो सभी सिद्धांतों को समेट पा रही है अपने अंदर जिस पर एक प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। आइए हम देखें कैसे होता है। एक जो प्रोजेक्ट फाइल सामान्य होती है उसका मैं प्रारूप आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, किसी प्रोजेक्ट फाइल को आप जो तैयार करेंगे उसमें कंटेंट आपका कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आप एक्नॉलेजमेंट यानी आभार प्रदर्शन करें, चूँकि आपने जो काम कर रखा है उस काम को करने में बहुत सारे लोग आपका हेल्प करते हैं, बहुत सारी जगहों से आपको हेल्प मिलती है, तो उनके प्लस आप उनके प्रति आप जो है वोट ऑफ थैंक पहले सबसे पहले देखिए, ये अपनी सामान्य शिष्टाचार है कि वोट ऑफ थैंक हमको करना हुआ, लोगों को धन्यवाद देना हुआ। फिर दूसरी चीज़ डिक्लेरेशन यानी घोषणा। घोषणा आप देखिए ये हम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट तैयार करने वाला उसको ये घोषणा करनी होती है कि वास्तव में ये कार्य मैंने ही किया है, यानी ये आप स्वयं एक प्रमाण पत्र देते हैं घोषणा करते हुए कि यह कार्य मेरे द्वारा संपादित किया गया है। और फिर ये सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र एक दूसरा आपके जो गाइड हैं, जो आपके टीचर हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरे स्टूडेंट द्वारा, मेरे प्रशिक्षु द्वारा तैयार किया गया और मेरे निर्देशन में तैयार किया गया है और ये प्रस्तुत किया गया है, ये बोनाफाइड वर्क है।
तो इसमें कौन सा सिद्धांत निहित है, देखें, ये मौलिकता का सिद्धांत यानी मौलिक कार्य है, इस बात का सिद्धांत जो है प्रोजेक्ट में जो निहित है वो यहाँ पर इससे आ जाता है। फिर देखें अब्स्ट्रैक्ट यानी संक्षेप में आप अपना वर्क जो है कि आपका वर्क 10, 20, 15, 25 पेजों का है, आप उसको एक समरी बनाइए 1 पैराग्राफ की, उसको आप जो है सबसे पहले लगा दीजिए, जिसको पढ़ करके एक आइडिया लोगों को हो जाएगा, अच्छा आपने प्रोजेक्ट में ये काम किया है, तो वह अब्स्ट्रैक्ट आप लगा देते हैं। फिर अब आता है पूरा प्रोजेक्ट वर्क का डिटेलिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क का डिटेल करने में आप कई स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व हैं उनको आप करते हैं। क्या, सबसे पहले आप लिखते हैं ऑब्जेक्टिव या टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, जिस उद्देश्य को लेकर आपने प्रोजेक्ट में काम किया, तो ये उद्देश्यता के सिद्धांत को उसमें इन्वॉल्व कर लेता है। फिर टीम यदि है तो, अगर आपने जो वर्क किया है वो इंडिविजुअली आपने किया है तो ये टीम वाला कॉलम यहाँ ज़रूरी नहीं रह जाता है। अगर आपने टीम को इन्वॉल्व किया है तो आप बताएंगे कि हाँ मैंने जो काम किया है, या मैंने अब रहा ही नहीं, अब हमने काम किया है, तो हमने जो काम किया है वो हम लोग कौन हैं, हम लोगों का परिचय हो जाए। तो टीम का एक इसमें क्या है, ये स्वतंत्रता और सामूहिकता दोनों का इसमें मिश्रण हो जाता है, यानी सामूहिकता और स्वतंत्रता दोनों का सिद्धांत यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ जो प्रोजेक्ट में आप बताते हैं वो क्या, कि प्रोजेक्ट जो प्रोसेस था, जो सिद्धांत एक्चुअली था, जिस पर वो काम हुआ, उसको आप बताते हैं, है ना। तो प्रोजेक्ट का अपना प्रिंसिपल, एक्चुअल वर्क का प्रिंसिपल, जो वर्क है, वर्क किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे सोप मेकिंग का ही अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो सोप मेकिंग में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है ना, वो बात आप कहते हैं। अब कार्यवृत्त का प्रदर्शन, अच्छा जब आप प्रोसेस एंड प्रिंसिपल बताते हैं तो ये बताने के क्रम में आप क्रियाशीलता को दर्शा रहे हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत बड़ा व्यापक है, वो कई पक्षों में देखने को मिलेगा। जैसे कार्यवृत्त का प्रदर्शन जो है वह जब आप करेंगे, जो आप प्रोजेक्ट लिए है, प्रोजेक्ट को कार्य कर रहे थे, कार्य करते समय जो फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा जो ये प्रमाणित करे कि हाँ आप कर रहे हैं काम, वो सारा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट फाइल में लगाते हैं, तो उसका जो है प्रदर्शन करना भी क्या है, क्रियाशीलता का और वास्तविकता दोनों का प्रदर्शन वहाँ हो जा रहा है। फैक्ट एंड डेटा, तथ्य और आंकड़े भी आप जो है प्रोजेक्ट के दरमियान जो प्राप्त किए उसको प्रस्तुत करते हैं। और फिर जो रिज़ल्ट एंड एनालिसिस है, जो रिज़ल्ट अब आपका आया उसकी एनालिसिस आप एक तैयार करते हैं, पूरा रिज़ल्ट तैयार करते हैं, वह भी क्या है, रियलिटी को आपकी प्रमाणित करता है, आपने वास्तव में काम किया है। फिर काम हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, तो आप यूसेज एंड रिलेवेंस, उस जो काम किया वो क्या उपयोगी काम है कि ऐसे ही फालतू का टाइम वेस्ट किया, ये चीज़, हाँ, और उसकी रिलेवेंस क्या है, प्रासंगिकता क्या है, ये भी आप बताते हैं। तो ये क्या, प्रासंगिकता का सिद्धांत, वास्तविकता और उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। फिर देखें बिब्लियोग्राफ या साहित्य का स्रोत, जो आपने काम किया है उसमें साहित्य का क्या रिसोर्सेज आपने यूटिलाइज़ किया, वो जो है कि आप बताते हैं, तो वह वास्तविकता के सिद्धांत का ही एक प्रस्फुटन है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक जो सामान्य प्रोजेक्ट फाइल है वो कुछ इस तरह से बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं नोट करके आपको बताना चाहता हूँ, वह यह कि हर प्रोजेक्ट फाइल, हर प्रोजेक्ट वर्क एग्जैक्टली इसी प्रारूप पर बेस्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मूल ढांचा यही रहेगा, ठीक है, काम लगभग यही सब होगा सब में। तो हम देखें कुछ एक उदाहरण लेकर के, तब आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अच्छा ये जो प्रारूप है, ये कैसे हम इस प्रारूप में रह के काम करें, कैसे इस प्रारूप से बाहर जाके काम करें, ये चीज़ें जो है कि आपको पता चल जाएंगी। इसका मतलब क्या है, इस प्रारूप से बाहर जाके भी आप काम करेंगे तब भी वो प्रोजेक्ट कहलाएगा, लेकिन उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वह क्या, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य को स्वाभाविक परिस्थिति में संपादित करना ही प्रोजेक्ट का
जिस्ट है ये तो बना ही रहेगा। तो देखें अब कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं आपका, मान लीजिए एक है कि कह रहा है टेक अ सिचुएशन, एक परिस्थिति लीजिए एंड नरेट इट इन योर ओन वर्ड्स। एक सिचुएशन लीजिए, एक परिस्थिति लीजिए और उसको अपने शब्दों में व्याख्या करिए, वर्णन करिए। एक प्रकार से क्रिएट अ स्टोरी, आप एक स्टोरी को क्रिएट करिए, किसी परिस्थिति को लेकर के वर्णन करते हुए एक स्टोरी क्रिएट करिए। फिर इसमें आप जो भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को आप बताएं। डिफरेंट सेंटेंसेज में ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है उसको आप बताएं। मान लीजिए ये आपको प्रोजेक्ट मिला है, तो आप अब इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि प्रोजेक्ट फाइल जो आपकी बनेगी वो क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव, आप क्या समझते हैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर स्टोरी क्रिएट करना है, यहाँ स्टोरी क्रिएट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्टिव है ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को लर्न करना और लर्न कराना। किसको? इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक छात्राध्यापक, स्टूडेंट टीचर या एक टीचर क्या कर रहा है कि पहले तो वो एक स्टोरी क्रिएट किया, स्टोरी क्रिएट करने के बाद जो भी उसमें सेंटेंसेज हैं और उसको लिखने के क्रम में जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उन सब चीज़ों को वह ध्यान में रखेगा और लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को वो बताएगा, देखो ये सेंटेंस फ्रेमिंग ऐसे हुई, इसमें ये वाक्य बना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या परफेक्ट टेंस का, फिर एक्टिव वॉइस का वाक्य आ गया, यहाँ पैसिव वॉइस का वाक्य आ गया, ये जो है कि कंपाउंड सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लाइक दैट आप पूरा सिनेरियो यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, पूरा वर्णन करते हैं, बताते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ स्टोरी। यहाँ स्टोरी बताना एक पक्ष मात्र है, वह ऑब्जेक्टिव नहीं है। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है आपको ग्रामर लर्न कराना थ्रू स्टोरी। तो अब ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, स्टोरी जो है वो आपका बेस ऑफ वर्क है, वर्क का आधार है, और उस पर जाकर के आपने जितने भी अब इसमें बातें होंगी वो क्या होंगी, एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर, जितने भी एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर आपने इस स्टोरी के माध्यम से पढ़ा दिया। आपने पढ़ा दिया नरेशन, एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया, आपने टाइप ऑफ सेंटेंसेज पढ़ा दिया, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये बता दिया आपने। फिर फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी भी बातें आ गई वार्तालाप में, जो आपने कथानक लिया है, स्टोरी ली है उसमें। तो ये सारी चीज़ें करते हुए आप जो है कि रिज़ल्ट की तरफ आएंगे। तो रिज़ल्ट में आप क्या बताएंगे? रिज़ल्ट में आप ये बताएंगे कि विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी आप लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को क्या क्या एस्पेक्ट्स ग्रामर के बता पाए। तो ऐसा करते हुए आप जो है कि ये पूरी बात अपना प्रोजेक्ट का कंपाइल कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। हम ले रहे हैं सोप मेकिंग का ही एक एग्जांपल। मान लीजिए कि सोप मेकिंग का आपको प्रोजेक्ट मिला है। ये लाइफ की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका आप जो है बनाने का विधियाँ, उनके बारे में जानकारियाँ, ये आपके प्रोजेक्ट के एक हिस्सा है। तो ये मैं फाइल थोड़ा सा ले रखा हूँ क्योंकि इसमें एक प्रोजेक्ट वर्क ही है, प्रोजेक्ट वर्क की फ़ाइल है जो सोप एंड शैम्पू पर हमने बनवाई थी कभी, तो उसका ही है। तो देखें
इसमें देखिए फिर दूसरा पेज इंडेक्स स्टूडेंट लगाता है, उसके बाद फिर वो सारी बातों को वो जो है कि बताता है, सोप मेकिंग के जो प्रिंसिपल हैं उनको बताता है। फिर सोप जब बन जाता है तो उसका सोप को ये जो है कि यहाँ पर स्टेपल कर दिया है, बना करके लगा दिया है। तो आपने जो काम किया उस काम को दिखाया। मैंने वैसे कहा था कि जो पिक है वो भी लगाएंगे, तो पिक डेवलप नहीं कर पाए थे स्टूडेंट्स, तो पिक नहीं लगा पाए। तो कोई बात नहीं, वो मेरे नज़र के सामने हुआ है वर्क, तो इसलिए हम उस पिक को नहीं लगाए, तो भी हमने एक्सेप्ट किया। बट लगा होता तो और अच्छा होता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कि पूरी फाइल आपने बनाई। उसके बाद फिर देखिए सावधानियाँ क्या हैं, और फिर सोप मेकिंग में जो केमिकल्स इन्वॉल्व हुए, जो प्रिंसिपल में आप जो लिखेंगे, प्रिंसिपल में वही चीज़ लिखेंगे कि ये फैटी एसिड है और बेस है, और इनकी प्रक्रिया से जो साल्ट ऑफ फैटी एसिड बना और ग्लिसरॉल बना, ये चीज़ें जो है कि क्या है वो रिएक्शन जो है, उस रिएक्शन को आप प्रिंसिपल में लिखेंगे। तो इस तरह से सोप मेकिंग का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आप तैयार कर मतलब दिखा दिया, आपको बता दिया। तो इस तरह से ये एक प्रोजेक्ट फाइल ज़बरदस्त तैयार हो जाती है। अच्छा, प्रोजेक्ट फाइल में एक वर्क आपको देख रहा हूँ दिया जा रहा है। जैसे आपको दिया है पीपीटी बनाओ, पीपीटी। अब आप कहोगे पीपीटी जो हम बना रहे हैं, पीपीटी में हम कौन सा प्रोजेक्ट फाइल बनाएं? पीपीटी खुद में एक फ़ाइल है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इटसेल्फ इज़ अ फाइल। उसमें 10-20 स्लाइड्स आपकी रहेंगी, और हर स्लाइड में आप देखते हैं एक स्लाइड का एक इशू है, हर स्लाइड का अपना अपना एक इशू है। आप एक सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे। आप मान लीजिए आरटीई पर आपको बनाना है, राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009 पर आपको पीपीटी बनाना है। तो इसको आप जो है कि बना रहे हैं, तो फर्स्ट फाइल जो है आपने ये फर्स्ट स्लाइड यही बनाई, हेडिंग डाल दिया, सब टाइटल मान लीजिए आपने लगा दिया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को। अब फर्स्ट स्लाइड को आपने आगे बढ़ाया। अब दूसरी स्लाइड आपने जो है कि आप इसमें जा सकते हैं कि हिस्ट्री आप बताएं इसका, हिस्ट्री एंड स्ट्रगल, हिस्ट्री एंड स्ट्रगल। तो हिस्ट्री एंड स्ट्रगल को आप बताएंगे। हिस्ट्री एंड स्ट्रगल के दो एस्पेक्ट में बातें कर सकते हैं, बिफोर 1947 और आफ्टर 1947 की बात कर सकते हैं। ठीक है, गुलामी के पहले और गुलामी के बाद राइट टू एजुकेशन के लिए क्या जो है कि संघर्ष किया गया, शिक्षा पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है मानवता ने, समाज ने। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, शिक्षा का अधिकार, ये बहुत लंबे संघर्षों का परिणाम है। तो उस इतिहास को यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? इस एक्ट की ज़रूरत क्या थी? किसी एक्ट पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो आपको बताना है, केवल उस एक्ट का पूरा प्रोफाइलिंग नहीं बता देना है कि ये इस एक्ट में ये बात कही गई, वो बात आपने बता दिया तो प्रोजेक्ट थोड़ी है वो। तो आपने प्रोजेक्ट का वो एक्ट का कुछ एस्पेक्ट है, उसमें से जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट जिस पर आपको बात करनी, तो उसी की कुछ कटिंग से लेकर के आपने लगा दी। दैट इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ नॉट द गुड प्रोजेक्ट। गुड प्रोजेक्ट तब कहा जाएगा जब उसके हिस्ट्री को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, तीनों एस्पेक्ट को आप वहाँ डिलीवर करो। तो तीनों एस्पेक्ट में सबसे पहले हिस्ट्री को डिलीवर करो। आखिर इस एक्ट की ज़रूरत क्या थी? इस एक्ट की ज़रूरत क्या थी वो हिस्ट्री में जाने से ही पता चलेगा। आप हिस्ट्री की बात बताइए। ये देश के आज़ाद हुए 70 साल के आसपास हो गया, तब जाकर के ये आपको एक्ट मिला। ठीक है, तो अब और कहानी जो है कि आज़ादी के पहले से ही चल रही थी, तो वो पूरा हिस्ट्री आप 2-3 स्लाइड्स में बताएंगे। उसके बाद आप आएंगे इनैक्टमेंट ऑफ दी एक्ट। इस एक्ट का इनैक्टमेंट कैसे हुआ, ये एक्ट बना कैसे? हाँ,
वो थोड़ा सा एक स्लाइड 2 स्लाइड दे सकते हैं या एक स्लाइड में बात निकल जाएगी। फिर उसके बाद अब आप आइए, कुल मिला के ये बात जो है कि 3-4 स्लाइड 5 स्लाइड दे सकते हैं, बिंदास दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, RTE एक्ट की, वो तो बताना ज़रूरी है, और वो बना कैसे, वास्तविकता में आया कैसे। उसके बाद अब आप जिस एस्पेक्ट पर बात कहनी थी उस एस्पेक्ट को कहो, उसका करेंट इम्प्लीमेंटेशन बताओ। अब पर्टिकुलर एस्पेक्ट जिस पर आप बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एस्पेक्ट लिख दे रहा हूँ, पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर बात करें, फिर उसका करेंट सिचुएशन क्या है, करेंट इम्प्लीमेंटेशन क्या है। सीधे सी बात मैं कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पर हो पा रहा है। उसके बाद इससे देश की तस्वीर क्या बदलेगी, देश का जो शैक्षणिक तस्वीर है वो क्या बदलेगा। और ये सब करते हुए अंत में आप जो है कि वही बिब्लियोग्राफ लगा देंगे कि भैया ये सारा मैटर मैंने कहाँ से कलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो आपकी, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो पूरा एक प्रोजेक्ट वर्क PPT के रूप में भी है तो वह भी एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट की जो पूरी थीम है जिसमें एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, स्वतंत्र वातावरण में आप पूरी अपनी संलग्नता के साथ आप संपादित कर रहे हैं, वो सारी बात उसमें इन्वॉल्व है। और आप एक उद्देश्य को साधना चाह रहे हैं, वह क्या, RTE एक्ट के तहत जो बात कही गई है किसी पर्टिकुलर इशू पर, उसको जानना, समझना और लोगों तक पहुँचाना, बात कहना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो वो चीज़ यहाँ पर भी है, यह भी एक प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इस प्रकार से आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। और सबसे अंत में आपने बिब्लियोग्राफ लगा दिया कि आपने ये सारी चीज़ें जो साहित्य का स्रोत था वो बता दिया, आपने कहाँ कहाँ से गेन किया। चूँकि पुराना हिस्ट्री आपके अपने बस का बात है, न पूरा जो है कि इसकी इंफॉर्मेशन है, न वो आपका व्यक्तिगत सूचना है। ये तो सूचना डिफरेंट सोर्सेस से है, तो डिफरेंट सोर्सेस से जो सूचना है वो बताना आपका कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। और यही वास्तविकता का सिद्धांत है, यह रियलिटी में आपकी ईमानदारी में होना चाहिए, है ना। तो प्रोजेक्ट जो है कि ईमानदारी का एक काम है, यह भी इससे प्रमाणित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको कोशिश की कि 3 प्रोजेक्ट के उदाहरणों के माध्यम से आपको मैं बता पाया हूँ। एक और प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है, कोलाज क्या होता है। जैसे कोलाज कहा गया, सोशल इशूज पर कोलाज बनाइए। कोलाज देखिए अखबार की कतरनों से या किताबों की कतरनों से यहाँ वहाँ से बनाया जाता है। अब ये मान लीजिए कि कोलाज बनाने के लिए ज़रूरत किन चीज़ों की होती है, उस पर भी 2 मिनट में चर्चा कर देता हूँ। ये मान लीजिए आपका ये वाइट चार्ट है, ये वाइट चार्ट है। इस वाइट चार्ट पर आप कोलाज बनाना चाह रहे हैं और कोलाज बनाएंगे अखबार की कतरनों से। अखबार आप डेली यूज़ करते हैं। अब देखिए अखबार में रोज़ सैकड़ों इशूज पर बातें छपी रहती हैं। उन सैकड़ों इशूज में से आपको किसी एक इशू पर जो है कि महीने भर की, 2 महीने की, साल भर की जो अखबार है उससे पर्टिकुलर इशू पर सारे जो हेडिंग्स हैं, सारे जो चित्र हैं, सारे जो घटनाएं हैं, उनको इस तरह से जो है कि यहाँ पर रखना है कि स्टोरी सेल्फ नैरेटेड मोड में आ जाए। कोलाज आपका बेस्ट तब माना जाएगा जब आपको कहना न पड़े एक शब्द और कथा कह दे पूरा ये जो वृत्तांत आपने यहाँ पर काट करके चस्पा किया। कोलाज एक ज़बरदस्त माध्यम है इस बात को कहने का कि आप करते हैं जो भी समाज में, जो देखते हैं समाज में, उस पर आप कोई बात कहना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास अपने शब्द नहीं हैं या आप अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा सशक्त तरीके से उस मुद्दे को उठा सकते हैं जिस मुद्दे को आप उठाना चाहते हैं। हज़ारों लोगों की आवाज़ अखबारों में रोज़ छप रही है और नई आवाज़ छप रही है, तो चित्र जो है वो हज़ारों लोगों की आवाज़, पीड़ा, दर्द और खुशियाँ, गम, सब का प्रस्फुटन वहाँ अखबारों में छपा है। उसके माध्यम से आप किसी मुद्दे पर आवाज़ उठा सकते हैं। यह जो है कि कोलाज का एक माध्यम है। इस प्रकार से आप कोलाज की विधा में भी अपने को पारंगत बनाएं। कोलाज बनाना स्टूडेंट्स को सिखाएं, स्वयं सीखें। बहुत अच्छी विधि है, बिना अपने शब्दों का प्रयोग किए हुए किसी भी छोटे बड़े मुद्दे पर सशक्त तरीके से आवाज़ उठाने का एक जरिया है। ठीक है,
तो वह भी प्रोजेक्ट वर्क है ना। प्रोजेक्ट है कि हम अपनी बात को जो है दूसरों के शब्दों से कह देंगे और एक शब्द हम स्वयं नहीं बोलेंगे, ये है ना। तो ठीक है, ये इस प्रकार से हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। प्रोजेक्ट आप समझ गए होंगे, प्रोजेक्ट पर आपका विज़न क्लियर हो गया होगा और यही मेरा उद्देश्य था। आपको पसंद आया, आप जो है कि इसे लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।